सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। 2021 का साल पाकिस्तान में खुशखबरियों के साथ शुरू हुआ है। खुशखबरियां ये हैं कि पाकिस्तान ने 2020 दिसंबर में जो आखिरी महीना है उसमें जो सिर्फ एक्सपोर्ट की है वो 2.3 बिलियन डॉलर की है। ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है। किसी भी साल में दिसंबर में इतनी एक्सपोर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान के जो सनती शहर हैं वहाँ पे रोज़गार के मौके बड़े हैं। फैसलाबाद के अंदर तकरीबन तमाम फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं, वहाँ रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। सियालकोट में, कराची में बहुत ज़्यादा सनतों के अंदर काम हो रहा है। तो खुशखबरियों के साथ है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो तामीराती शोबे के साथ एक वादा किया था, उसको सनत का दर्जा दिया था और एक रिलीफ पैकेज दिया था, उसमें फिर एक साल का इजाफा कर दिया है। तो वहाँ पे भी जश्न है। सीमेंट की डिमांड बढ़ गई है, सरिये की डिमांड बढ़ गई है और सनती शोबे के साथ 30-40 सनतें जो कनेक्टेड हैं, छोटी बड़ी सनतें, उसमें कारोबार का, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। तो ये तेज़ी से चीज़ें आ रही है। और फिर एक और हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है कि जो हम सोशल मीडिया के ऊपर सुनते थे कि अगर फ़ौज को बुरा कहेंगे तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, कौमी इदारों को बुरा कहेंगे, हमारे सियासतदान कहेंगे, अपने मफादात की वजह से, अपने केसेस की वजह से या किसी भी एजेंडे की बुनियाद पे अगर फ़ौज को बुरा कहेंगे तो कुछ होता नहीं था। 2021 में अब ऐसा नहीं होगा। जो फ़ौज को बुरा कहेगा, जो कौमी इदारों को बुरा कहेगा, उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। और 2021 में एक ये भी होने वाला है कि बहुत सारी वो रेफरेंसेस नैब की जो सर्द खाने में रखी हुई थी वो अब खुलने जा रही हैं। नई अदालतें बनेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, नैब ज़्यादा गिरफ्तारियां करेगी, उन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है। तो रोज़गार के मौके, तरक्की की जानिब और गिरफ्तारियों के मामला, ये सारी चीज़ें अब 21 में शुरू होंगी। लेकिन साथ साथ एक और मामला है, वो जो अपोजिशन की इत्तेहाद है, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे मुजाहरे किए और जाहिर है कि लोग उनके साथ रहे और बहुत हमने बड़े बड़े जलसे देखे। वो जो ऐलानात हुए वो ऐलानात अब उस तरह के रहे नहीं हैं। जो देने थे इस्तीफ़े, 2020 दिसंबर में इस्तीफ़े देने थे, वो इस्तीफ़े आगे नहीं आए, पार्टीज़ की हद तक मौजूद हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि कराची वाले हैं कितने और उन्हें सही गिना क्यों नहीं गया। बड़ी बड़ी पार्टियाँ इसके ऊपर नज़रअंदाज कर रही थी, इस मामले को सोच नहीं रही थी, उस तरह से करीब नहीं आ रही थी। लेकिन अब बड़ी बड़ी पार्टियाँ, छोटी बड़ी पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ इस बात पर आ गई हैं, मुत्तफिक हो गई कि कराची वालों को गिनने ये हैं कितने। ये 1 करोड़ 60 लाख हैं, ये 2.5 करोड़ हैं, ये 3 करोड़ हैं या इससे ज़्यादा हैं, और कितने हैं उसके हिसाब से इसके प्लान, इसकी तरक्की की तरफ देखा जाए। क्योंकि कराची का सनती मामला, कराची जो पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, वफाक को और सिंध को, उसके बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारी गहमा गहमी इस साल 2021 के अंदर मईशत के साथ साथ पैसा जो कौम का लूटा है वो वापसी के साथ साथ कराची की डेवलपमेंट, यहाँ के लोग कितने गिने जाएंगे, इस सारी सिमत की तरफ आ रही है। तो रिसेंटली जो 3-4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। और बात करेंगे मेरे साथ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के अंदर जो हैं PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, आप खैरियत से ठीक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं नकवी साहब आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हम 2021 में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मामला जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, एहतजाज है। तमाम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं और वो एहतजाज अगले राउंड के अंदर दाखिल हो गया। इस्तीफ़े जमा हो गए, हो सकता है आगे जाके दें, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मामला यह है कि आपका दौरा हुआ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ तशरीफ़ ले गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, PSP, ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कराची के लोग कम गिने गए हैं, कराची के लोगों को ज़्यादा अब गिना जाना चाहिए था। इस मामले को किस तरह से तमाम पार्टीज सोल्यूशन की तरफ ले जा सकती हैं? आप वफाक में भी हैं, अब आप सिंध के अंदर भी बहुत मुतहरिक हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत में आने का चांस है PTI का। तो खैर ये लोगों का गिनना जो है मर्दमशुमारी, इस हवाले से क्या प्लान है PTI के पास? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो फैसल ये है कि ये मर्दमशुमारी 2017 में हुई थी। 2017 में वफाक के अंदर PMLN थी और इस सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी लीग की हुकूमत थी।
जो सिस्टम इन्हीं ने एग्री किया था उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए दे शुड हैव बीन वॉचफुल, और अगर जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में कोई फ्लॉ था दे शुड हैव इमीडिएटली पॉइंटेड आउट कि ये इन मराहिल में गलतियां हैं। ठीक है। अगर मराहिल में और जो इसका डाटा जमा किया जा रहा था वो प्रोसेस सही था तो फिर अब सिर्फ रिजल्ट की टेबुलेशन रह जाती है, तो उसके ऊपर भी ये चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट टेबुलेट हुआ या नहीं हुआ। जहां तक है कि 2 सोर्सेज थी टेबुलेशन की, एक फौज कर रही थी और एक फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रही थी जी। प्रोसेस के तो ऊपर कोई बात नहीं आ रही। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे मसाइल इसके ऊपर उठाए थे। क्वेश्चन ये कि 2017 का सेंसस हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, उसके बाद ये फैसला हुआ कि 5% जो ब्लॉक्स हैं उनको दोबारा चेक किया जाएगा। वो चेक नहीं हुए, नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं हुए, केयरटेकर सेटअप में नहीं हुए, और अगस्त में पीटीआई की हुकूमत आई। अगस्त में जैसे ही हम आए, हमारे सबसे बड़ा इशू मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था। जब तक IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ हम उस वक्त तक बाकायदा जो है हमें मसाइल फेस कर रहे थे। वो मसाइल को देखते हुए कुछ नहीं हो सका। जो पीरियड हमें सुकून का कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ जवाबदेही हो सकती है, वो नवंबर से लेके मार्च तक है। मार्च में कोविड आ गया और कोविड के से लेके अभी तक जो सिलसिला है वो चलता रहा। अलबत्ता सारी चीज़ें देखने के बाद जो कैबिनेट की कमेटी बनी थी वो एक नतीजे पे पहुंच गई जी कि 2017 के रिजल्ट को किसी तरीके से एसेस नहीं किया जा सकता 2020 में बैठ के। ठीक है। वो 5% ब्लॉक्स को खोलने से मामला सुलझेंगे नहीं, उलझेंगे। ठीक है। और इसलिए उस कैबिनेट की कमेटी ने अपना फैसला देते हुए कहा कि जल्द से जल्द दोबारा सेंसस कराया जाए। ठीक है। और फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील कर दी गई IT मिनिस्टर के नीचे, जो अमीनुल हक साहब मिनिस्टर हैं जिसके, ठीक है, कि वो काम करें और ये बताएं कि ये सेंसस कितनी जल्दी हो सकता है और किस तरह होगा कि आइंदा कोई शक व शुबात ना हो। अब आप ये कह रहे हैं, मैं इस पे ताज हैदर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। नकवी साहब बस चंद, ताज हैदर साहब, ये हम मामला एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं जिस पॉइंट के ऊपर इतने बड़े शहर के अंदर यही नहीं मालूम टोटल लोग कितने हैं। अभी पूरी तफसील से मैंने सुनी है बात, आपने भी सुनी, नकवी साहब ने पूरा बताया हुआ क्या था पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले, पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद, और अब क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है माशाल्लाह, 13 साल तकरीबन हो गए हैं। हम मरदमशुमारी को वाकई संजीदा ले रहे हैं और इस बार शफाफियत के साथ मरदमशुमारी हो जाएगी। ताज साहब। जनाब अली, पहली तो दस्तबस्ता गुजारिश मैं आपसे ये करूंगा कि आप सवालात पे इक्तिफा करें। सरकारी प्रोपेगेंडा करना शायद आपका मनसब नहीं है, आप इस मनसब से ऊपर हैं, लिहाजा बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ आप सवालात करें और उनके जवाब लीजिए, और उसके बाद अगर कोई कमेंट आप किसी नतीजे पर पहुंचते तो वो जाहिर है कि बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक मरदमशुमारी का ताल्लुक है, मुझे अफसोस है कि इसमें फिरदौस शमीम साहब की मालूमात थोड़ी सी नाक़िस हैं। ये बार बार जिस वक्त के खाना शुमारी हो रही थी उस वक्त हुकूमत सिंध की तरफ से खतूत लिखे गए हैं कि इसको शफाफ तरीके से किया जाए। मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट कराई है जिसके अंदर जो ब्लॉकों का साइज था उसको चैलेंज किया गया, और वो जो एक इलाके में 13 ब्लॉकों की जगह 41 ब्लॉक बनाने पड़े। तो इस पे तमाम तफसील बात मौजूद है वफाकी हुकूमत से जो सिंध के वजीर आला ने की थी। उसके बाद सेनेट में मेरी तकरीरें हैं, बार बार की तकरीरें हैं, जिसमें कि इन चीज़ों की वजाहत की गई है, और मेरे सबसे बड़े गवाह सेनेटर आजम सवाती हैं जो कि उस वक्त सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सरबराह थे। और फिर जिस वक्त के 24वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से आई सेनेट में, तो मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह था पीपल्स पार्टी की, तो हमने उसको पास करने से रोका।
और 3.5 महीने ये ज़ेर इल्तवा रही सेनेट में, सिर्फ इन एतराज़। और इस दौरान जो ख़तो किताबत थी वो वफाकी हुकूमत से मेरी पार्टी के सरबरा के सेनेट के अंदर वो चलती रही, और मैं इस वक्त जो काम कर रहा था वो यही है कि किताब की शक्ल में उसको मुरतब कर रहा था। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। उन्होंने तमाम पार्लिमानी लीडरों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलवाई और उसमें एक मुआहदा तय पाया। गलती क्यों हुई? अव्वल तो मैं ये आपसे कहूँ कि ये कराची में ही नहीं हुई, पूरे सिंध के अंदर, बल्कि जो दूसरे इलाके हैं उनमें कमी कहीं ज्यादा है कराची के मुकाबले में। आदादोशुमार मौजूद हैं जो कि मैंने MQM से जब हमारा वफद गया था तो ये तमाम आदादोशुमार मैंने MQM की टीम के सामने रख दिए थे और वो उनसे मुत्तफिक थे कि हाँ ये आदादोशुमार काबिल गौर है। चले अब हम आगे बढ़ते हुए हैदर भाई, ताज हैदर भाई, अब आगे बढ़ते हुए ये तय कर रहे हैं कि सिंध के अंदर जो आदादो शुमार हैं उसको सही गिना जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मेरे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद। हाशमी साहब, आपने ताज हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी, फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी। हम सिंध के अंदर, कराची समेत पूरे सिंध के तमाम लोग जो रहते हैं, मरदमशुमारी से तमाम सियासी जमातें जो हैं मुतमईन नहीं हैं और अब मरदमशुमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा मुतालबा भी रहा है सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का। आप क्या समझते हैं कितना जल्दी होना चाहिए जिससे सुकून हो? पाकिस्तान पीपल, आपने ताज हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो चाहते हैं कि इसको फौरन हुआ जाए। MQM के सामने भी डेटा आ गया है, PTI भी कहती है फौरन हो जाए। हो जाएगा? रहमान भाई तो मीटिंग में मौजूद थे। जी मुझे अब हैदर भाई की आवाज आई है अभी, हैदर भाई की आवाज आई है अभी मुझे। जी मैं कह रहा था कि आप तो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें ये तमाम दस्तावेजात आपकी खिदमत में पेश की। नहीं सर, मैं उस मीटिंग जी रेहान हाशमी साहब, आप बताइए, जो मैंने सवाल पूछा, मैं चाह रहा था कि आप ये बताएं कि MQM किस जगह पर है और कितना जल्दी चाहती है कि ये मरदमशुमारी के मामलात को तय कर लिया जाए। देखिए, MQM इफेक्टिव में से है अगर आदाद सही तौर पे नहीं गिने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम अर्बन वोट बैंक की बात करें बिलखुसूस, तो हमारे लिए तकलीफदेह होगा। इफेक्टिव MQM नहीं है, इफेक्टिव कराची की आबादी है, सिंध की आबादी है। प्लीज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। सही बात है, सिंध की आबादी पूरी इफेक्टिव, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, PTI कह रही है, सारे सिंध के लोग इफेक्टिव है। लेकिन यकीनी तौर पर क्योंकि हम वोट बैंक को क्लेम करते हैं ना, हम अगर वोट बैंक को क्लेम से आपको इफेक्टिव समझते हैं कि हमारे मैंडेट के साथ ये ज्यादती हो रही है। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। तो मैं तो अपना स्टांस से कह रहा हूँ कि अगर हम क्लेम करते हैं या जो भी पार्टी क्लेम करती है, हम भी क्लेम करते हैं और हम कहते हैं कि अगर सही आदाद और शुमार नहीं गिने जाएंगे तो हमारा मैंडेट जो है वो खराब हो रहा है। दूसरी चीज ये कि उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो आपके फंड एलोकेशन की है, अर्बन प्लानिंग की है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन प्रोविजनल बुनियादों पर चल रहा है, उसकी मीटिंग का तय करना है। और बदकिस्मती से ये हैदर भाई मौजूद हैं। देखें, आज तक तकरीबन 10-9 ऑप्शनल बुनियादों पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हो रही है और पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि NFC में इनको इनका शेयर नहीं दिया जाता। फिर इसी तरह जो जिले सतह पर भी ये क्लेम करते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब आप कराची को खास तौर पर अर्बन एरियाज को आप नहीं दे रहे। तो ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पीपल में पानी की तरसील का मामला हो, पानी की निकासी का मामला हो, अर्बन प्लानिंग का मामला हो, फंड एलोकेशन का मामला हो, डिलिमिटेशन का इशू हो। मैं आप तीनों ये बातें देखें, ये बातें हमने रेहान हाशमी साहब कई दफ़ा की हैं। असल में पॉइंट ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, जमात इस्लामी, PSP, जो कराची की नुमाइंदा सियासी जमातें हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो शोर कर रही हैं कि ये लोग कितने हैं कराची के। और अब मामला आ गया सिंध के लोग, जिस तरह के ताज हैदर साहब ने भी कहा कि सिंध के लोगों के ऊपर सारे मामला हैं। तो ये असल में शुरू कब होगा और खत्म कब होगा इस मामले को? आप बताइए फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये सिलसिला कब शुरू होगा और कैसे खत्म होगा? मैं इशू को फ्रेम कर देता हूँ मोर प्रॉपर्ली। देखिए, वेरेवर हम 2020 के खत्म हो चुका है, 21 में शुरू हुए हैं। जो कुछ 17 के सेंसस में वो हम सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं जी। 17 के सेंसस को दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर नहीं किया जा सकता तो दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है जी? हमने अल्टरनेट सोल्यूशन प्रपोज किया है, फ्रेश सेंसस एज सून एज पॉसिबल।
इन जमातों से ये पूछें इनके पास कोई और सोल्यूशन है तो उस पर बात कर लेते हैं। यही दो सोल्यूशन है ना। 17 के रिजल्ट को दोबारा सही करना हम कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं तो बता दें किस तरह मुमकिन ताज हैदर साहब, सर आपके पास क्या ऑप्शन है? जिस तरह से फिरदौस शमी नकवी साहब कह रहे हैं 2 ऑप्शंस हैं, आप सिंध हुकूमत क्या समझती है, कौन से ऑप्शंस पे जाना चाहिए? देखिए, एक तो तरीक़ेकार वो है कि जिसपे मोहतरम आजम सवाती साहब ने मेहरबानी करके दस्तखत किए। पहला तो वो तरीक़ेकार है कि जो सेनेटर्स की एक कमीशन बना था उसके तहत एक्सपर्ट के एक बनाया जाए और उसको, क्योंकि ये काफी एक्यूरेट हो सकता है। आप 5% ब्लॉकों की जगह अगर 10% कर देंगे तो वो बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो MQM की खिदमत में मैंने पेश किया था और जिससे मैं कह रहा हूँ कि 14 मिलियन हमारी आबादी कम है, वो है जो हमारा एवरेज हाउस होल्ड साइज है, जो कि हमारे मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे के अंदर यूनिसेफ करती है हर 4 साल के अंदर। ठीक है, उस ऑप्शन को अपना दिया जाए। उसके अंदर हमारी जो एवरेज हाउस होल्ड साइज है उस सर्वे के मुताबिक वो 7.2 है। ठीक है। सेंसस के अंदर हमारा एवरेज हाउस होल्ड साइज आया है 5.57। ठीक है। तो उस 7.2 का साइज है जो कि रिलायबल है, क्योंकि यूनिसेफ और सूबा उस फॉर्मूले पे जाया जा सकता है। रेहान हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे? आपने ताज हैदर साहब की बात भी सुनी, फिरदौस शमी नकवी साहब की बात भी सुनी, आप कौन से फॉर्मूले को फॉलो करना चाहेंगे? आपने बिल्कुल नहीं सुनी मेरी बातें, आपने बिल्कुल मेरी बातें नहीं सुनी, क्योंकि जब भी कोई दलील के साथ बात करता है तो वो नहीं सुनी। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतनी भी बात मेरी सुनी। शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा। जी जी जी, रेहान हाशमी साहब, आप बताएं कि आपने जो 2 नुक्ता नजर सुने, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज फैसल साहब आ रही नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ नकवी साहब और हैदर भाई की बात सुनकर, और जो आपका सवाल इससे बनता है, वो देखें ये टेक्निकल स्टांस बिल्कुल जरूर वैलिड मौजूद है ना, लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता कि 2.5 साल तक जिस बात को हो जाना चाहिए था उसके लिए 2.5 साल। रेहान हाशमी साहब, ये तो हम गुजार आए, वो बताया उन्होंने, शमीम नकवी साहब ने बताया, और सूरत हाल जैसी थी मुल्क के अंदर कोविड, उससे पहले इकोनॉमिक सूरत हाल, अब हम इस जगह पे पहुंच गए। अब ये ऑप्शंस हैं, आपके ख्याल में कौन सा बेहतर ऑप्शन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए? देखें, ये तो लीडरशिप नेगोशिएट कर रही है, बातचीत कर रही है, क्योंकि होगा क्या कि आप एज सून एज पॉसिबल का इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो सून एज पॉसिबल क्या है? ये सून एज पॉसिबल का लफ्ज 20 साल पहले भी इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद तकरीबन 19-20 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई थी। आइन कहता है कि 10 साल के अंदर मर्दमशुमारी हो जानी चाहिए, और वो 10-20 साल के अरसे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया, खास तौर पर आपके अर्बन एरियाज का। टाउन प्लानिंग बर्बाद हो गई, डिलिमिटेशंस के मामला हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज रेज हो गए, सोशल इकोनॉमिक रेज हो गए। और देखें, जो वेरिएबल्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, उसको बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमी नकवी साहब, ताज हैदर साहब। सिंध के अंदर जो इबाहम था और लोगों को जो तकलीफ थी सियासी जमातों को कि लोग कम गिने गए, तमाम पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं, और अब जाहिर है कि जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए मरदमशुमारी का मामला। फार्मूला कोई भी हो, लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो कि सिंध के अंदर लोग कितने रहते हैं, किस किस शहर में कितने रहते हैं। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये तामीराती शोबे के अंदर जो एक्सटेंशन हुई है 1 साल का, इससे पाकिस्तानी इकॉनमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो तामीराती शोबे को एक पैकेज दिया था उसमें 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए, जो फिक्स टैक्स वाला मामला था उसको भी एक्सटेंशन दी जाए, और जो जिसके पास नॉन रजिस्टर्ड अमाउंट है, काला धन है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, इसके लिए बहुत ज़ोर लगाया गया। अब होना ये था कि पिछले साल कोविड ने इस सारी पॉलिसी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया, ब्यूरोक्रेसी उस तरह से समझ नहीं पाई जिस तरह से इमरान खान साहब इस इंडस्ट्री को ले जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली। सीमेंट की डिमांड में इजाफा हुआ, सरिये की डिमांड में इजाफा हुआ, उससे कनेक्टेड बहुत सारी सनतें जिनमें बहुत ज़्यादा बिजनेस और रोज़गार के मौके देखने को मिले, लेकिन कोविड की वजह से ज़रा दबा दबा रहा मामला। लेकिन अब ये पूरा साल बहुत क्लियरिटी के साथ 2021 अवेलेबल है।
जिन दो शख्सियात ने इसके अंदर बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया, इमरान खान साहब को कन्विंस किया, इंडस्ट्री को साथ मिला के रखा और काम करने में बहुत एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, वो दोनों हजरात मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आज़ाद भी, लेकिन ये दोनों सीधा उन शख्सियात में शामिल हैं। मोहसिन शेखानी साहब जो कि आबाद के चेयरमैन भी रहे हैं, पैट्रन है इस वक्त आबाद के, और आरिफ जेवा साहब जो एक्स चेयरमैन है आबाद के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन शेखानी साहब, पहले तो नए साल की मुबारकबाद, और ये एक बड़ी कामयाबी है जो इमरान खान साहब ने आपकी बात मान ली है, 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि अब 2021 का प्लान किया है और आपके सामने जो हर्डल्स हैं इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के, वो हर्डल्स हल हो चुके हैं या नई रुकावटें आप देख रहे हैं जिसको हल करने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सिर्फ हमारा ही इसमें रोल नहीं था इन सारी चीज़ों में। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का, हमारे मीडिया का, फैसल भाई, जितने भी दोस्त अहबाब है, जितने सब ने कोशिश की और सबको पता है ग्राउंड रियलिटीज़ का। बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज़ जो लोग जानते हैं उनको सारी सिचुएशन का पता होता है जी। अप्रूवल्स का, इदारों का, डिजिटलाइजेशन का, ब्यूरोक्रेसी का, किस तरीके से। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने अपना पूरा काम कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमारे FBR ने 95% सारे काम कर लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे इदारे की तरफ से जो इश्यूज आ रहे थे, अदरवाइज ये अप्रूवल्स हो जाते। इन कोविड में भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जितने भी पेंडिंग अप्रूवल्स थे वो अप्रूव करवा लेता। प्राइम मिनिस्टर हर थर्सडे को बैठते थे, हर थर्सडे को उनकी, मतलब मैंने देखा ही नहीं इतना इंटरेस्ट कभी भी ज़िंदगी में, हमने लाइफ में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर इतने इंटरेस्ट के साथ एक इंडस्ट्री को डे टू डे बेसिस पे, जनरल साहब हर ट्यूसडे को लेके चलना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक विजन था, एक सोच थी। और प्राइम मिनिस्टर की सोच, गरीब आदमी को घर मिलना, एक लो कास्ट हाउसिंग होना, जो अभी तक मेरे हिसाब से दूसरी जगहों तो शुरू भी नहीं हुई है। 20% काम अभी हुआ है फैसल भाई, 80% काम प्रोजेक्ट आने बाकी। आप सोचिए 80% जब प्रोजेक्ट आएंगे तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, एलाइड इंडस्ट्रीज हमारी सारी चलेगी, इकोनॉमी मूव होगी, और जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है 10 से 12 मिलियन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गरीबों को चाहिए, जिसके लिए मतलब यहाँ तक कोशिश की गई कि जो 35 लाख रुपए का कर्जा है उससे वो सोर्स ऑफ इनकम का, या उसके पास वो ट्रेल नहीं होती या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उसको भी रिलीफ दिया गया। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि एक आम आदमी के लिए सोचा गया, एक आम आदमी के लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को साथ रखा है उन्होंने। आरिफ जेवा साहब, इस वक्त रुकावटें आपको क्या नजर आ रही हैं? पिछले साल की रुकावटें, आज दूसरा दिन है 2021 का, मोहसिन शेखानी साहब ने उन तमाम चीज़ों का जिक्र कर लिया। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस वक्त कौन सी 2, 3, 4, 5 रुकावटें हैं जिसको भी फौरन दूर होने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी बातें अभी मोहसिन शेखानी साहब ने की, मैं उनको सेकंड करता हूँ। दूसरी बात ये कि रुकावटें जो है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रोग्राम में लास्ट वीक या मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था रेड टेपिज्म का, और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर ये बात की कि रेड टेपिज्म जो है वो मौजूद है। तो उस पे जो है वो जो ये हमारा मुतालबा था ना, उस मुतालबे की बुनियाद यही थी कि अप्रूवल्स नहीं हो रही और कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है वो जब तक वो प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी तो अप्रूवल्स नहीं होंगी। तो उसके लिए जो है वो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इदारे हैं, अथॉरिटीज हैं, और एक लॉ है जो बायलॉज बने हुए हैं इनके अथॉरिटीज के, उसमें अमेंडमेंट, जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी अडॉप्ट किया LDA के बायलॉज को। अभी उनके बायलॉज बने नहीं, लेकिन उनके बायलॉज अडॉप्ट किए जो हमारी मुशावरत से बने थे, तो उसके बाद RDA में अप्रूवल शुरू हो गई। तो ये जो है ये जरूरी है कि सिंध में भी इस तरीके का जो है वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और खास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसमें मैं यही पूछना चाह रहा था कि सारी चीजें जो हो जाती हैं, लाहौर में हो जाती हैं, पेशावर में हो जाती हैं, पिंडी में हो जाती है, कराची में भी वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो आपकी बात मान रही है, वफाक की बात मान रही है, यहाँ पे भी चीज़ें उस तरह से हो रही हैं। हमारी बात मानने को तैयार है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लेकिन मसला ये कि वही पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो गवर्नमेंट्स के, वो जो है वो हर्डल्स बने हुए हैं यहाँ पर। तो हमने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि आप बिजनेस कम्युनिटी को और बिजनेस को जो है वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलहदा करें। अगर इस मुल्क को चलाना है, अगर अगली गवर्नमेंट PTI की नहीं होती, कोई और गवर्नमेंट आती है, तो उसको भी इसके फायदे होंगे, और एक आम आवाम तक जो है वो आप फायदे पहुंचा रहे हैं। तो कम अज कम पॉलिटिकल
जो इसमें इन्फ्लुएंस है या जो भी इनके आपस के इश्यूज हैं उसको जो है वो बहुत ही बड़ी किस्म की आपकी ख्वाहिश है, डिमांड है ये। मोहसिन शेखानी साहब, ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत मुश्किल काम है कि पॉलिटिकल सिनेरियो को अलग करे, इकोनॉमिक को अलग करे। होना यही चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं मोहसिन साहब, ये जो हम सबसे बड़े शहर को जिक्र करते हैं, हम कराची को जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर सिनेरियो, सिंध गवर्नमेंट का सिनेरियो, NOCs के इशूज़ पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में ज़रा मुश्किल हैं। ऐसे ही है, मुश्किल हैं और हल हो रहे हैं। और एक और चीज़ जो आप बार बार कहते रहे, उसमें कितनी कामयाबी हुई है? मेरा दूसरा सवाल है वो ये कि ये जो डिजिटलाइजेशन का अमल था कि बगैर किसी पैसे दिए, करप्शन किए चीज़ अप्रूव हो जाए, उसमें कहाँ कामयाबी, किस हद तक कामयाबी हुई है आपको? देखिए, डिजिटलाइजेशन का तो मैं बताऊं कि काफ़ी चीज़ें ऑन ग्राउंड तो हुई है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ हैं। इदारों का माइंड सेट है, लोग चाहते नहीं है काम करना, लोग चाहते हैं कि क्यों साइन हो, क्यों काम करे, जब उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम हो गया है, मुश्किल काम, लेकिन एक आसानी हो रही है। हमने लास्ट मीटिंग की थी जिसमें हमारे लोकल मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी थे और उन्होंने एग्री किया था। मैं समझता हूँ 3 दिन पहले की बात थी और सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी कि हम इसको 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ये सारे पेंडिंग केस निकाल देंगे। इवन यहाँ तक डिसाइड हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसमें खुद शाह साहब आएंगे और बैठेंगे और जो इश्यूज है, मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की जो हम अभी कह रहे हैं, तो उन्होंने एग्री भी किया है। देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने, लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से चीज़ें जो चल रही है उसको भी एड्रेस करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। हम एग्री करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, चाइना कटिंग नहीं हो, कोई भी नाजायज जो किताब में लिखा हुआ है वो अप्रूवल होनी चाहिए। जो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मोहसिन साहब, मैं फिर आरिफ जीवा साहब से भी चाहूंगा, इसको बोलूंगा, हम 2021 के एंड में आपके ख्याल में कहां पहुंचे हुए होंगे? ये जो 12 महीने हैं, इनकी स्पीड 2020 के 12 महीने के मुकाबले में कितनी तेज होगी? क्या सिनेरियो आप देखेंगे पूरी इंडस्ट्री के अंदर? पॉजिटिव आ गया होगा या फिर दोबारा मुतालबा कर रहे होंगे इमरान खान साहब से कि 1 साल और बढ़ा दें? मैं समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से वो सिचुएशन आ जाएगी। हमारे पास साल पूरा नहीं है फैसल भाई, जून तक है। अगर हमने वो पैसों की दिखाना है, जो ट्रेल जिनके पास अपने शो किए हुए पैसे नहीं या ग्रे वो 6 महीने उसके, लेकिन 1 साल तो उसका फिक्स टैक्स का 1 साल है, फिक्स टैक्स का 1 साल है। अगर वो पैसे जो बाहर से हमें लोगों को एनवायरनमेंट देना है, जो बाहर से भी लोगों ने बेचना है, बाकी लोगों ने तो 6 महीने, तो इंशाल्लाह हम 6 महीने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। इदारों को, महकमों को, जैसे जीवा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल चीज़ों से हट के कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के लोगों की, कराची के लोगों की, हैदराबाद, सक्खर, सब शहरों को वो रोल मिले जो पंजाब में अभी हो रहा है। पंजाब में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो मेजर एक्टिविटीज़ हो रही है, तो हमें हमारा एक बेसिक जो कराची ने ये जो लो कास्ट हाउसिंग का इशू शुरू किया, कराची ने सब चीज़ें बेसिक स्टार्ट की और आज हमारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो नहीं मिल रही। आरिफ जीबा साहब, यही वाली बात कि कराची शुरू करता है लेकिन कराची को वो नहीं मिलता, ब्यूरोक्रेसी कह लें, पॉलिटिकल प्रेशर कह लें, कुछ भी कह लें। 2021 के एंड में आपका सिनेरियो क्या होगा? सेलिब्रेट कर रहे होंगे या सर पीट रहे होंगे कि ये ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, पॉलिटिकल चक्रों ने इस मसले को हल नहीं किया? लेकिन पहले तो शॉर्ट में ये समझ, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की बेहतरी के लिए काम करेगी, इससे नौकरियों के मौके पैदा होंगे, इनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा 183 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 138 के पाइपलाइन में, तो हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी 2021 में अगर ये जो पेंडिंग अप्रूवल्स हो जाएगी। 183 अरब का मतलब है कि 3 साल का ये फिगर है जो हमें एनओसी मिला, 3 साल में टैक्स देंगे तो 60-61 अरब रुपया सालाना हम पाकिस्तान की तारीख में कंस्ट्रक्शन सेक्टर देगा, और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है वो अलग फिगर है। तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो एग्री की है। तो ये फिगर्स बता रहे हैं कि अगले साल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा थोड़ी सी कि अगर इस और इस सपोर्ट से फायदा हो रहा है किसी इंडस्ट्री का, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं है, आपका टाइल, सीमेंट, सबकी एक्सपेंशन हो रही है, कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें साल का और 2 साल का नहीं, यही प्रॉपर प्राइम तो अपनी हुकूमत का मंशूर जो है वो अगले टेन्योर के लिए यही मंशूर रखना चाहिए, यही मंशूर बनना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है जिसके अंदर मुस्तकिल तसलसल के साथ अगर पॉलिसी रखी जाए तो घर भी मिलेंगे, रोजगार के मौके भी होंगे, इकॉनमी भी बेहतर होगी। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मामला है कोविड-19।
हम संभल नहीं रहे, अब किस सिम जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कोविड-19 एक बार फिर बेकाबू है। मजमूई तौर पर जो पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी शहीद हुए हैं उनकी तादाद 82 है। ये तादाद तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 10,200 के करीब लोग अब तक जहाँ बाग हो चुके हैं। और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, सूबों के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, डॉक्टर्स की जो हिदायत हैं, जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसके ऊपर उस तरह अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर कैसर सज्जाद एक बार फिर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कैसे डॉक्टर साहब, ये हम कोविड-19 के एक ऐसे मरहले में पहुंच रहे हैं जहां पर एहतियात तो नहीं, बस देखते रहते हैं फिगर्स अप डाउन, लेकिन अब फिगर्स रेगुलर बढ़ रही हैं। हम केसेस की तादाद में भी डेली देख रहे हैं 2,000, 3,000, 4,000 केसेस डेली ऐड हो रहे हैं पॉजिटिव, और अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ किसी चीज को एहतियाती तदाबीर अपनाया नहीं जा रहा है किसी तरीके से भी, और इन सब के बावजूद मुझे थोड़ी सी ये भी है समझ में ये नहीं आता है कि जिस तरह से केसेस बढ़ने चाहिए उस तरह से साइंटिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि केसेस बढ़ने चाहिए लेकिन वो नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद जिस तरह से केसेस है, ये भी एनसीओसी की जो रिपोर्ट है वो 82 लोग इंतकाल कर गए हैं। आप उनसे पूछें कि जिनके लोग इंतकाल कर गए हैं उनके घर पे क्या इस वक्त मातम है। मैं समझता हूं कि एक आदमी भी पाकिस्तान में अगर इंतकाल कर रहा है हमारी गफलत की वजह से, तो अफसोस की बात है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि जिस तरह से साइंटिफिकली आप समझते थे कि डेटा में इजाफा होगा, अमवात में इजाफा होगा, उस तरह पाकिस्तान में हो नहीं रहा। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? हम एहतियात भी नहीं कर रहे, हम उसके SOPs को भी उस तरह फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उस तरह का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, उसका सबसे जो पहला जो रीजन है वो तो एक है कुदरत, कि कुदरत का बहुत बड़ा सपोर्ट है शायद इसमें, जिसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमें समझ में आ रहा है उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो है वो मिनरल वाटर नहीं पीते, उनकी कुव्वत मदाफियत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को कोविड हो चुका है और वो इम्यून हो चुके हैं और उनको पता भी नहीं है कि बुखार हुआ, नजला जुकाम हुआ, गला खराब हुआ और वो 2-3 दिन के लिए घर पे बैठ गए, उसके बाद ठीक हो गए, उसके बाद वो अपना काम करते रहे। बहुत से लोगों को इस तरह भी हुआ, माइल्ड किस्म का कोरोना वायरस हुआ, जिनको वो चलता भी रहे, वो घर दफ्तर भी जाते रहे, उनको लग रहा था कि उनको बुखार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम मंजरनामा यूके में देख रहे हैं वो इतना मुख्तलिफ क्यों है पाकिस्तान के सिनेरियो से? देखिए, वहां पर जो इम्यूनिटी है लोगों की वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वहां पर भी यही वजह है कि लोग बहुत तेजी से फैलाने का किरदार अदा कर रहे हैं, एक से दूसरे में फैला रहे हैं, और म्यूटेशन बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा ये फैलेगा उतना ज्यादा म्यूटेट होगा और उतना ज्यादा ये सीरियस होता जाएगा। तो वहां पर वही बात है, जैसे मैं जब एक जमाने में मैं क्रिकेट के लोगों को देखता था, जो बाहर की टीमें आती थी, तो मैं देखता था कि जो इंग्लैंड, अमेरिका, इसकी जो साउथ अफ्रीका की टीमें, ऑस्ट्रेलिया की टीमें आकर हो जाती थी ये लोग। हालांकि ये होटल में रहते थे, मिनरल वाटर पीते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो इम्यूनिटी थी, उनके अंदर जो सेंसिटिविटी थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो इम्यूनिटी उसका मसला है। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि हम इस वक्त जो पाकिस्तान पहुंचा है कोविड-19 के सिनेरियो में, आगे आपको क्या नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया या हुकूमत ने सही से SOPs को फॉलो नहीं करवाया, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये जो केसेस हैं इसमें इजाफा होता रहेगा। एक बात और बता दूं आपको, जो NCOC की रिपोर्ट है ये रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अनरजिस्टर्ड केसेस हैं
तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो लिहाजा केसेस बहुत हैं हमारे यहाँ। लेकिन इसमें और इजाफा होगा, मुझे खतरा इस बात का है, और इसमें अमवात में भी इजाफा होगा। और हुआ तो कम से कम ये होगा कि ये कोरोना वायरस हमारे मुल्क से बहुत देर से जाएगा, ये चलता रहेगा। तो लिहाजा इसका एक ही जवाब है कि खुदारा लोग जो है SOPs को फॉलो करें, ताकि ये बीमारी कम से कम फैले और जल्द से जल्द इसका खात्मा हो जाए पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज ये बताइए कि हम वैक्सीन पाकिस्तान में कब देख पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि बात तो हो रही है कि कल परसों की, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रॉपर जो वैक्सीन जो मार्केटेड होगा, मार्केट में आएगा, वो इस साल की एंड तक ही आ सकेगा। बहुत जल्दी हुआ तो 6-7 महीने तब तक हमें जो है बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद। अब मामला ये है कि कोविड-19 को जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं वो तो हालात ऐसे नहीं हैं जिसके अंदर काबू पाया जाए। अल्लाह ताला की रहमत है, कुदरत है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में बनाया हुआ है जिसकी वजह से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वैक्सीन फ़ौरन अवेलेबल नहीं होगी, उसके आने में वक्त लगेगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।